हेलो एवरीवन, बाइनरी हार्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम बलवंत है और आप यह वीडियो अंडरस्टैंडिंग एलएलएम सीरीज के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो अंडरस्टैंडिंग एलएलएम दी राइज ऑफ मॉडल्स में हमने यह समझा था कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम्स क्या होते हैं, विभिन्न भाषा के कार्यों को करने की उनकी उल्लेखनीय क्षमताएं क्या है और वे कैसे मानव जैसी भाषा और यहाँ तक कि भाषण भी उत्पन्न करते हैं। मैंने न्यूरल नेटवर्क और न्यूरॉन्स के बारे में भी संक्षेप में बात की थी। इस वीडियो में हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के मूलभूत अवधारणाओं यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। कल्पना कीजिए आपके पास एक सेब है, एप्पल। आप इसे हजारों बारीक बारीक टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, फिर इससे इन सभी टुकड़ों को अंतरिक्ष में उछाल देते हैं और फिर उस जगह को जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। इस स्थिति को हम स्थिर ज्ञान वाला इन्फरेंस मॉडल कहेंगे। अब इन टुकड़ों को सिर्फ उछालने के बजाय आप इन सभी ज्ञान के संबंधों को एक विशाल उच्च आयामी हाई डायमेंशनल नक्शे के रूप में एनकोड करते हैं। यहाँ सेब का हर एक टुकड़ा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यह एक वेक्टर है जो हजारों आयामों यानी डायमेंशंस में फैला हुआ डेटा पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल GPT-4 के लिए 12,288 प्लस डायमेंशन में यह फैला हुआ है। यह नक्शा ही LLM का ज्ञान है। यह एक स्थिर ज्ञान मॉडल है क्योंकि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद नक्शे में खुद कोई बदलाव नहीं होता। अब अगर आप एक नया से बनाना चाहते हैं तो आप इन्फेरेंस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे एक शुरुआती टुकड़ा या प्रॉम्प्ट देते हैं, इसके आधार पर मॉडल अपने ज्ञान के नक्शे को संचालन या नेविगेशन करता है और सबसे संभावित अगले टुकड़े का अनुमान टोकन संभावनाएं प्रयोग करके लगाता है जो इसके बाद आना चाहिए। यह टुकड़े टुकड़े जोड़ करके शुरू से एक नया सेप बनाता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि लगभग हर बार ये टोकन संभावनाएं, टोकन प्रोबेबिलिटीज इसे एक सुसंगत नया सेप बनाने की ओर ले जाती है। अब आइए न्यूरल नेटवर्क के घटकों को समझें जो इस सब निर्माण के पीछे का प्रमुख एल्गोरिदम है, जो मूल रूप से ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित है। न्यूरल नेटवर्क एक कॉम्प्यूटेशनल मॉडल है जो मानव मस्तिष्क से प्रेरित है, जिसे पैटर्न को पहचानने और अनुमान लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें नोड्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, की परस्पर जुड़ी हुई परतें होती है, जहां प्रत्येक संपर्क कनेक्शन का एक भार, वेट होता है जो प्रशिक्षण के दौरान समायोजित या एडजस्ट होता है। इसकी तीन प्रमुख प्रकार की परतें होती है। इनपुट लेयर जो कच्चे डेटा को प्राप्त करती है, आउटपुट लेयर जो अंतिम अनुमान जैसे वर्गीकरण स्कोर उत्पन्न करती है, इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच हिडन लेयर होती है। हिडन लेयर जो कई परतों के माध्यम से सुविधाओं का आकलन करती है। हिडन लेयर्स में एक या अधिक परतें होती हैं जहां अधिकांश जटिल गणना और पैटर्न का आकलन और पहचान होता है। एक न्यूरल नेटवर्क की गहराई हिडन लेयर्स की संख्या को संदर्भित इंडिकेट करती है, जिसकी वजह से इसे डीप लर्निंग नेटवर्क या डीप न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। ध्यान दें, एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में प्रत्येक हिडन लेयर में आमतौर पर दो मुख्य परतें होती है, जिसे अक्सर ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक कहा जाता है। ध्यान दें, एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में प्रत्येक हिडन लेयर में आमतौर पर दो मुख्य उप परतें होती है, जिसे अक्सर ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक कहा जाता है, जिन्हें प्रत्यावर्तित, अल्टरनेट और बार बार स्टैक या पोर्ट लगाया जाता है। मल्टी हेड सेल पोटेंशियल लेयर, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन एक प्रकार का फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ये ब्लॉक एक के बाद एक स्टैक किए जाते हैं, जिससे मॉडल को बढ़ती हुई सारांश अब्स्ट्रैक्शन के स्तरों पर जानकारी को संसाधित, ट्रांसफॉर्म करने की अनुमति मिलती है। ब्लॉक या खंड को n बार दोहराया जाता है, जैसे बर्ट मॉडल में 12 बार,
GPT-4 में 120 बार। ध्यान दें कि मैंने ये संख्याएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से ली है। मुझे सटीक संख्याएं नहीं पता है। यह खंड मॉडल को पहले अटेंशन के माध्यम से प्रासंगिक कॉन्टेक्चुअल संबंधों को समझने और फिर उस जानकारी को एमएलपी के माध्यम से बदलने के योग्य बना देता है। न्यूरॉन एक बुनियादी इकाई है जो इनपुट प्राप्त करती है, एक भारित योग वेटेड सम प्लस बायस लागू करती है और इसे एक एक्टिवेशन फंक्शन के माध्यम से पास करती है। एक न्यूरॉन एक ही आउटपुट उत्पन्न करता है। एक्टिवेशन फंक्शन गैर रैखिकता नॉन लिनियरिटी का परिचय देता है जो जटिल पैटर्न सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बिना एक नेटवर्क केवल रैखिक संबंधों लिनियरिटी ही सीख पाएगा। इससे पहले कि मैं इनपुट और डेटा प्रोसेसिंग प्रवाह के बारे में बात करूं, मैं दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं को संक्षेप में बताना चाहूंगा। पहला है टोकन। इनपुट टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जिन्हें टोकन कहा जाता है। ये शब्दों के हिस्से या यहाँ तक कि एकल वर्ण भी हो सकते हैं। इसकी सटीकता टोकनाइजेशन के लिए उपयोग किए गए टोकनाइजर पर निर्भर करती है, जैसे वर्ड पीस, बीपी, सेंटेंस पीस। ये टोकनाइजेशन एल्गोरिदम्स है। उदाहरण के लिए एक वाक्य पर विचार करें, मछली जल की रानी है। यह इस प्रकार टोकन में विभाजित हो सकता है, मछली जल की रानी है। मैंने यहाँ प्रत्येक टोकन को हाईलाइट किया है जिसमें पूर्ण विराम भी शामिल है। दूसरा है एम्बेडिंग्स। शब्दों और टोकन को सांख्यात्मक प्रतिनिधित्व न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में परिवर्तित किया जाता है जिन्हें एम्बेडिंग कहा जाता है। ये एम्बेडिंग शब्दों के सिमेंटिक अर्थ को कैप्चर करते हैं, पकड़ लेते हैं, जिससे मॉडल मछली जल के करीब है या मछली रानी शब्द के करीब है जैसे संबंधों को समझ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात सिमेंटिक अर्थ है। उदाहरण के लिए मछली के लिए एम्बेडिंग गणितीय रूप में स्टार फिश के करीब होगा, न कि कार के, और शीघ्र तीव्र के करीब होगा। ध्यान दें कि वास्तव में एम्बेडिंग स्पेस में अक्सर सैकड़ों या हजारों डायमेंशंस होते हैं, आयाम्स होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन एक या अधिक इनपुट या मान संख्या प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए x1, x2, x3 अप टू xn। हमने अभी अभी मछली जल की रानी है के टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग पर चर्चा की। ये संख्यात्मक मान शुरू में वहीं से आ रहे हैं। प्रत्येक इनपुट को एक भार वेट से गुणा किया जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक इनपुट का एक संसाधित भार होता है। ध्यान दें कि भार किसी के द्वारा निर्दिष्ट असाइन नहीं होते हैं। वे रैंडम या क्रम रहित संख्याएं होती है जिन्हें बाद में ट्यून या संगत में समायोजित किया जाता है। बी एक बायस टर्म है या जोड़ में जोड़ा गया एक स्थिरांक है। बायस यह सुनिश्चित करता है कि भले ही सभी इनपुट शून्य हो, फिर भी एक्टिवेशन सक्रियण मौजूद हो। हमें जो मिलता है वह जी है, भारित योग वेटेड सम। फिर एक्टिवेशन फंक्शन लागू होता है, सिग्मा। सिग्मा एक्टिवेशन फंक्शन है जिसे सिग्मोइड, रेलू, टैनएच, जेलू आदि के रूप में जाना जाता है। तो न्यूरॉन का अंतिम आउटपुट है ए, जो एक्टिवेशन फंक्शन का आउटपुट है। यह आउटपुट अगले न्यूरॉन या अगली परत में मौजूद सभी न्यूरॉन्स को इनपुट के रूप में दिया जाता है। मॉडल के दो चरण होते हैं, ट्रेनिंग एंड इन्फरेंस या निष्कर्ष मॉडल। हम जिस मॉडल का उपयोग करते हैं वह इन्फरेंस मॉडल है। इन्फरेंस मॉडल किसी भी प्रकार की सीखने की गतिविधियां नहीं करेगा। इसका ज्ञान स्थिर होता है। यह वह है जिसे किसी भी एप्लीकेशन के साथ एकीकृत करने के लिए प्रोडक्शन में तैनात किया जाता है।
इन्फेरेंस मॉडल का ज्ञान बहुआयामी वेक्टर स्पेस में भार और मापदंडों के रूप में मौजूद होता है, लेकिन यह एक डेटाबेस नहीं है और इसीलिए आप ये नहीं बता सकते कि किसी मॉडल के भीतर कौन सी जानकारी कहाँ और कैसे मौजूद है। यह एक डेटाबेस रिकॉर्ड भी नहीं है जिसे आप तुरंत सर्च करके कह सकते हैं कि ये जानकारी का रिकॉर्ड है। ट्रांसफॉर्मर अनुक्रमिक सीक्वेंशियल डेटा जैसे एनएलपी विजन के लिए डिजाइन किए गए उन्नत न्यूरल नेटवर्क है। उन्होंने शब्दों के बीच की बेहतर लंबी दूरी की निर्भरता से निपटने के लिए अटेंशन तंत्र अटेंशन मैकेनिज्म स्थापित किए हैं। वे आधुनिक एलएलएम का मूल है। प्रतिक्रिया उत्पन्न करने का कार्य प्रवाह इस तरह से है। प्रश्न को समझना, सिमेंटिक एनालिसिस और इंटेंट रिकग्निशन, जानकारी प्राप्त करना, ट्रेनिंग से याद करना, पूर्व प्रशिक्षित ज्ञान आधार, जानकारी का संश्लेषण, प्रक्रिया उत्पन्न करना। उदाहरण के लिए एलएलएम अपने बहुआयामी वेक्टर स्पेस में विराट कोहली के बारे में बिखरी हुई जानकारी को याद कर सकते हैं और विराट कोहली कौन है जैसे प्रॉम्प्ट का जवाब दे सकते हैं। आइए एक उदाहरण प्रॉम्प्ट पर विचार करें। विराट कोहली कौन है? इन्फरेंस मॉडल टोकन एम्बेडिंग से शुरू होगा। टोकन जैसे विराट कोहली कौन है क्वेश्चन मार्क को उच्च आयामी वेक्टर्स में एम्बेड किया जाता है। हाई डायमेंशनल वेक्टर्स में इसका मतलब है कि आपका प्रश्न संख्याओं संख्याओं के उच्च आयामी वेक्टर में परिवर्तित हो गया। फिर सेल्फ अटेंशन शुरू होता है। पहली परत में मॉडल सेल्फ अटेंशन लागू करता है। प्रत्येक टोकन हर दूसरे टोकन और खुद को देखता है। यह सीखे हुए भार के आधार पर ध्यान केंद्रित करना सीखता है। सीखे हुए भार का मतलब है कि क्वेरी वैल्यू वेक्टर्स इनके डॉट प्रोडक्ट्स के माध्यम से मॉडल एक गणितीय प्रक्रिया का उपयोग करके अन्य शब्दों के सापेक्ष प्रत्येक शब्द के महत्व को समझता है। विराट और कोहली टोकन के एक दूसरे पर दृढ़ता से ध्यान ध्यान देते हैं जिससे एक सुसंगत इकाई बनती है विराट कोहली। लेयर वाइज कंपोजिशन आगे बढ़ता है। जैसे जैसे हम परतों में ऊपर जाते हैं अटेंशन हेड्स अधिक अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट प्रतिनिधित्व बनाते हैं। मध्यम से देर की परतों में मॉडल विराट कोहली को संबंधित तथ्यों के साथ जोड़ना सीखता है जैसे भारतीय इंडियन क्रिकेटर कप्तान 1988 जन्म वर्ष रिकॉर्ड्स वनडे टेस्ट आईपीएल आदि। ये एसोसिएशन इसलिए उभरते हैं क्योंकि अटेंशन मॉडल को प्रशिक्षण टोकन में महत्व को पुनः भारित करने के लिए निर्देशित करता है। उन पैटर्न ने प्री ट्रेनिंग के दौरान भार को आकार दिया होता है। ट्रांसफॉर्मर की प्रत्येक परत में कई अटेंशन हेड्स का उपयोग होता है। प्रत्येक हेड विशेष रूप से काम करता है। उदाहरण के लिए एक कोरेफरेंस ही कोहली सीखता है, दूसरा तथ्य सीखता है कोहली इंडिया क्रिकेट और एक स्थिति या सिंटैक्स सीख सकता है। यह समृद्ध समांतर तर्क उपयोग में लाता है जो मॉडल को विस्तृत तथ्यात्मक रूप से आधारित उत्तर उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। अंतिम चरण टोकन बाय टोकन जनरेशन है। जब मॉडल एक प्रक्रिया उत्पन्न करता है विराट कोहली एक भारतीय क्रिकेटर है। प्रत्येक चरण पर अटेंशन तंत्र गतिशील रूप से दिए गए प्रॉम्प्ट पर वापस देखता है। आंतरिक रूप से यह अपने मापदंडों में एन्कोडेड ज्ञान का भी उपयोग करता है। यह पिछले टोकन संदर्भ आंतरिक ज्ञान के एसोसिएशन के आधार पर
सबसे संभावित अगले टोकन शब्द का अनुमान लगाता है और अंतिम प्रतिक्रिया बनाता है कि विराट कोहली एक भारतीय क्रिकेटर है। एलएलएम को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स को जानें। हमने पहले ही टोकन और एम्बेडिंग की अवधारणाओं के ऊपर चर्चा की है। तीसरा है कॉन्टेक्स्ट विंडो, संदर्भ विंडो। यह उस पूर्ववर्ती टेक्स्ट टोकन की मात्रा को संदर्भित करता है जिसे मॉडल अगले टोकन को उत्पन्न करते समय विचार करता है। बड़ी संदर्भ विंडो, कॉन्टेक्स्ट विंडो मॉडल को लंबे अनुक्रमों पर सुसंगतता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। GPT-3 की कॉन्टेक्स्ट विंडो 2048 टोकन्स की है। यदि आपका इनपुट इससे लंबा है तो पुराने टोकन मिटा दिए जाते हैं या गिरा दिए जाते हैं। चौथी महत्वपूर्ण अवधारणा है प्री ट्रेनिंग। विशाल डेटा सेट जैसे किताबें, वेबसाइट पर प्रारंभिक प्रशिक्षण चरण, जहां मॉडल भाषा के मूलभूत पैटर्न्स को स्वयं पर्यवेक्षित सेल्फ सुपरवाइज तरीके से सीखते हैं, जैसे अगले शब्द का अनुमान लगाना। पांचवी अवधारणा है फाइन ट्यूनिंग, एक बात का प्रशिक्षण चरण जहां पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को एक छोटे कार्य विशिष्ट टास्क स्पेसिफिक डेटा सेट पे प्रशिक्षित किया जाता है ताकि विशेष कार्यों जैसे प्रश्नोत्तर, Q&A, भावना विश्लेषण, सेंटिमेंट एनालिसिस पर इसके प्रदर्शन में सुधार हो सके। यह प्रशिक्षण कानूनी डोमेन, अनुक्षेत्र, वित्तीय डोमेन आदि के डेटा सेट पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक स्वास्थ्य सेवा चैटबॉट जिसे चिकित्सा प्रतिलेखों, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट्स पर फाइन ट्यून किया गया है ताकि वह स्वास्थ्य प्रश्नों का अधिक सटीकता से उत्तर दे सके। छठी और आजकल बहुत लोकप्रिय अवधारणा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अपेक्षित आउटपुट उत्पन्न करने के लिए एलएलएम का मार्गदर्शन करने के लिए प्रभावी प्रॉम्प्ट को तैयार करने की कला। प्रॉम्प्ट की गुणवत्ता मॉडल की प्रतिक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए, मुझे मधुमेह के बारे में बताओ। इसके बजाय आप लिखो, एक चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में 10 साल के बच्चे को मधुमेह के बारे में समझाओ। इसका प्रयोग करें ताकि अधिक सटीक, अनुकूलित और पठनीय आउटपुट प्राप्त हो सके। यह न केवल प्रभावी आंतरिक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखने के लिए उपयोगी है, बल्कि आप बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा को जाने अपनी प्रॉम्प्ट लेखन कौशल का उपयोग करके एक एप्लीकेशन को भी विकसित कर सकते हैं। आपको प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है। निकट भविष्य में एप्लीकेशन लिखना इंजीनियरिंग के बजाय कला का काम बन जाएगा। इतना ही नहीं, मॉडल एक ऐसी प्रभावी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित करेंगे जिसे इंसान नहीं समझ पाएंगे। हमें बस मॉडल को अपने रचनात्मक विचारों के साथ एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कहना होगा। अगली अवधारणा है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स एक एलएलएम के भीतर आंतरिक चर या भार होते हैं जिन्हें मॉडल अपने प्रशिक्षण चरण के दौरान सीखता है। ये पैरामीटर्स विशाल मात्रा में प्रशिक्षण डेटा के ज्ञान और पैटर्न्स को कैप्चर करते हैं। एक एलएलएम में जितने अधिक पैरामीटर्स होते हैं, वह संभावित रूप से उतने ही अधिक जटिल पैटर्न सीख सकते हैं, जिससे बेहतर प्रदर्शन होता है। लेकिन इसके लिए अधिक कंप्यूटेशनल संसाधनों की आवश्यकता भी होती है। उदाहरण के लिए GPT-3 में 175 बिलियंस और GPT-4 में 1 ट्रिलियन प्लस पैरामीटर्स हैं, जिनका उपयोग इनपुट को सार्थक आउटपुट में बदलने के लिए किया जाता है। फिर से
ध्यान दें कि मैंने ये संख्याएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से ही ली है। मुझे सटीक संख्याएं नहीं पता है। पैरामीटर का सामान्य पैटर्न यह है कि कुल पैरामीटर्स सैकड़ों अरबों में होते हैं, लेकिन इन्फेरेंस की गति और लागत बचत के लिए प्रति टोकन केवल एक अंश सक्रिय होता है और इसीलिए आपके पास मॉडल्स के लिए कुल पैरामीटर्स और सक्रिय पैरामीटर्स होते हैं। टोटल पैरामीटर्स एंड एक्टिव पैरामीटर्स होते हैं। मॉडल सक्रिय पैरामीटर्स को कुल पैरामीटर्स से कम रखकर दक्षता एफिशिएंसी प्राप्त करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तेजी से विकसित हो रहे हैं, अधिक शक्तिशाली, कुशल और बहुमुखी होते जा रहे हैं। जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उसमें एक क्रांति लाने से लेकर रचनात्मक प्रयासों और वैज्ञानिक खोजों में सहायता करते हैं। उनका प्रभाव पहले से ही दुनिया भर की कई उद्योगों में महसूस किया जा रहा है। एलएलएम के मूल सिद्धांतों को समझना हमारे एआई संचालित भविष्य को नेविगेट करने के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मेरे अगले वीडियो में हम विभिन्न मॉडल्स, आर्किटेक्चर और उनके उपयोग का पता लगाएंगे। मोटे तौर पर हमारे पास है एनकोडर ओनली, डिकोडर ओनली, एनकोडर डिकोडर ओनली मॉडल्स और मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल। ये सारे आर्किटेक्चर्स हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।